Assalamu alaikum students, this is Abdul Manan here. Today we have a new topic, that is Graham's law of diffusion or effusion. आज हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट था जिसने गैस मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन के बारे में एक लॉ दिया था जिसको हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, सो ये लॉ, इसका कानून समझने से पहले सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है डिफ्यूजन की, दैट द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन आपने बायोलॉजी में भी पढ़ी होगी, डिफ्यूजन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। भाई डिफ्यूजन है क्या? मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। किस तरह? भाई फॉर एग्जांपल, ये एक कंटेनर है, एक बड़ा सा कंटेनर, ये ऊपर से मैंने क्लोज किया। ओके, अब इसके बीच में एक पार्टीशन ड्रा करता हूं मैं, मतलब एक वॉल है जिसके इस पोर्शन, मतलब ए पोर्शन ये होगा, बी पोर्शन। अब ए पोर्शन में एक गैस फिल करता हूं मैं जिसके मॉलिक्यूल्स को मैं क्रॉस से शो करता हूं। गैस मॉलिक्यूल्स को मैं क्रॉस, मतलब मल्टीप्लिकेशन की निशानी से मैं एक मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो ए कंटेनर में है, इसको मैंने क्रॉस से शो किया, और जो बी कंटेनर है, कंटेनर में जो मॉलिक्यूल हैं उसको मैंने डॉट से शो किया है। अब ये दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, दो तरह के कंटेनर्स में, ए कंटेनर, बी कंटेनर। ए कंटेनर कंटेन्स द गैस मॉलिक्यूल डिनोटेड बाय द क्रॉस। ए कंटेनर के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल हैं उसको मैंने क्रॉस से डिनोट किया, ये गैस मॉलिक्यूल। ओके, बी कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल है उसको मैंने डॉट से डिनोट किया। अब यहां पे हम समझेंगे कि भाई डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है। अब फॉर एग्जांपल, ये आप सपोज कर लें, अगर मैंने ये वॉल, बीच में जो वॉल थी जो दोनों कंटेनर को सेपरेट कर रही थी, अगर मैंने वो वॉल हटा दी तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो सेपरेटली अरेंज होते हैं, इसीलिए वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो गैस मॉलिक्यूल्स में होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब अगर मैंने ये वॉल, बीच में जो पार्टीशन था वो मैंने रिमूव कर दिया, मैंने हटा दिया, तो ये क्रॉस और डॉट मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह हो जाएगी, ये क्रॉस मॉलिक्यूल यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, ये डॉट मॉलिक्यूल यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। अब ये जो मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। भाई इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। ये है डिफ्यूजन। अब उसके बाद इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन इज द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब ये गैस मॉलिक्यूल की एस्केपिंग है। मगर आप देखें भाई, जब किसी भी बाइक का या कार का जब टायर पंचर होता है, तो जब एक टिनी होल से, एक स्मॉल होल से जब हवा बाहर निकलती है, एस्केप होती है, उस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम इफ्यूजन कहते हैं। मतलब escaping of molecules from the teeny hole is termed as इफ्यूजन। अब ये बात क्लियर हो गई भाई, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या फर्क है, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, इफ्यूजन किसे कहते हैं। अब इसी डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में एक लॉ है जो कि ग्राम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। उसकी स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नंबर वन, कांस्टेंट टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब किस रफ्तार से कोई भी गैस डिफ्यूज हो रही है, आर इफ्यूजन मतलब डिफ्यूज या इफ्यूज हो रही है, मगर क्या, किस रफ्तार से कोई भी गैस डिफ्यूज हो रही है, कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एंड मॉलिक्यूल। अब किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी डिफ्यूजन से। ये बात आगे पीछे हो गई है, इस बात को समझिए कैसे, इस बात को तरतीब कैसे में। भाई देखिए, स्टेटमेंट के मुताबिक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस की जो डिफ्यूजन की जो मिकदार है, किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन का जो रेट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। मतलब इसका ये हुआ कि भाई अगर किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसकी डिफ्यूजन कम होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। फॉर एग्जांपल, आप जनरल लाइफ में एक एग्जांपल लें कि भाई एक पतला आदमी हो, दूसरा मोटा आदमी हो, दोनों को अगर हम भगाएं, दोनों के बीच में एक रेस रखें, तो कौन सा आदमी जीत जाएगा?
आप फटाफट बोलेंगे भाई पतला आदमी जीतेगा, क्यों जीत जाएगा? उसके पास मास कम है। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक समझना होगा कि भाई जिस गैस की मॉलिक्यूलर मास और जिस गैस की जो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास होगा वो ज्यादा होगा, वो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो स्लो होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। और जिसका मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी जिस गैस की लो होगी, कम होगी, तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन होगा वो ज्यादा होगा। इस स्टेटमेंट के मुताबिक एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड द टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब मैथमेटिकल हम लेंगे भाई, अगर किसी का मास किसी गैस का ज्यादा है, किसी में गैस का मास कम है, ये बात हमें समझ में आई, जिसका मास ज्यादा है तो उसकी डिफ्यूजन कम होगी, मगर कम तो होगी भाई, कितनी कम होगी? अब इसी को हम मैथमेटिकल जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने लिखा है कि भाई इफ R इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड D इज द डेंसिटी। अगर R को हम डिनोट करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम डिनोट करते हैं R से, और D को डेंसिटी को डिनोट करते हैं D से, तो इस इक्वेशन इस स्टेटमेंट के मुताबिक भाई R इज प्रोपोर्शनलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, मतलब रेडिकल ऑफ डेंसिटी। ये मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट मैंने से किया भाई R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब इनवर्सली जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है वो खत्म हो जाएगी, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट मैंने यहाँ पे के लिया है। अब R इज इक्वल टू, ये खत्म हो गई, ये कांस्टेंट की साइन रिमूव हो गई, इज इक्वल K अपॉन रेडिकल D। K इज कांस्टेंट हियर। कंसीडर, उसके बाद कंसीडर टू गैसेस। अब गैसेस में हम डिफ्यूजन कंपेयर करते हैं भाई, एक हेवियर गैस है, एक लाइटर गैस है, उन दोनों में से किसकी डिफ्यूजन ज्यादा है, कौन कितने, मगर आप ऐसा समझिए कि भाई एक गैस है जो जिसका मास बिल्कुल कम है, दूसरे का बिल्कुल ज्यादा है। अब जो कम मास वाली गैस है वो ज्यादा मास वाली गैस से कितना तेज डिफ्यूज करती है, उस नंबर को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे कि भाई कंसीडर टू गैसेस 1 एंड 2, दो गैसेस हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नंबर फर्स्ट गैस इज इक्वल टू K1 अपॉन D रेडिकल D1। अब ये फॉर फर्स्ट गैस है, नंबर 1 गैस के लीजिए R2 मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नंबर सेकंड गैस इज इक्वल टू K2 अपॉन रेडिकल D2। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन से गैस नंबर 1 और गैस नंबर 2 के लिए दो गैसेस हमने लिए। अब बाय कंबाइनिंग टू इक्वेशंस, ये जो दो इक्वेशंस मैंने पीछे लिखी हैं, इन इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन का जन्म होगा। वो इक्वेशन क्या है? R1 अपॉन R2, ये R1 फॉर गैस 1 एंड R2 अपॉन गैस 2 इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट दोनों में सेम होगा। ओके, अब ये कांस्टेंट बिल्कुल ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रेडिकल, होल रेडिकल आ जाएगा दोनों पे। अब ये अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा भाई D2 अपॉन में D1। ओके, अब ये एक इक्वेशन है किसी भी गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करने की। अब डेंसिटीज ऑफ गैस हमें जनरली मालूम नहीं होती, हमको किसी भी प्रॉब्लम्स में हमें गैस का मॉलिक्यूलर मास दिया जाता है, तो अब इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रेडिकल M2 अपॉन M1। अब ये है एक्चुअल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन की मदद से हम कंपेयर करेंगे कि भाई कोई भी गैस किसी गैस से, कोई लाइटर गैस किसी हेवियर गैस से कितना टाइम्स फास्टर डिफ्यूज करती है और कितना स्लो डिफ्यूज करती है कोई भी गैस। अब ये जो टर्म्स हैं R1 R2 M1 M2, इन टर्म्स को हम समझेंगे कि भाई किसी भी इक्वेशन में जब हमको टू गैसेस दी जा रही है तो हम कौन सी लाइटर गैस को के लिए कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करें और हेवियर गैस के लिए कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है R1 इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइटर गैस। R1 जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइटर गैस, जो हल्की गैस होगी दोनों में से, भारी गैस नहीं, हल्की गैस जो होगी वो उसका हम रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 से डिनोट करते हैं। जो भारी गैस होगी उसका हम रेट ऑफ डिफ्यूजन किससे डिनोट करते हैं? R2 से। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हेवियर गैस इज इक्वल टू R2 एंड M1 is equal to molecular mass of lighter gas, and M2 is the molecular mass of heavier gas। अब ये इक्वेशन तो हमें मिल गई। अब इसी इक्वेशन पे प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं कि भाई आप इन दोनों गैस मॉलिक्यूल्स में आप रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करें। तो मैंने यहाँ पे P1 मतलब प्रॉब्लम 1 लिखा है कि भाई कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन द फॉलोइंग। नंबर 1 पेयर मैंने लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, दो गैसेज हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में से आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है। हाइड्रोजन एटम का मास है 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब दो एटम है। अब 1 और 1 हो गए 2, तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है वो है 2, और इस ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 32 मतलब 32। अब
आपको मैंने पहले भी बताया कि भाई जिसका मास, जिसकी डेंसिटी, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज्यादा तेज डिफ्यूज करेगी। अब इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम हो गया कि भाई इसका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है, तो हम यहां पे अंदाजा लगाएंगे भाई हाइड्रोजन ज्यादा तेज डिफ्यूज करेगी। अब ज्यादा तेज तो डिफ्यूज करेगी, पर कितना ज्यादा तेज डिफ्यूज करेगी? अब ये नंबर पर्टिकुलर एट द पॉइंट, हम जब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन एट द पॉइंट, मगर मतलब कितना तेज डिफ्यूज होती है वो हम अगर फाइंड करना चाहें तो हम इस इक्वेशन की मदद से फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट इज। अब ये एक पेयर नंबर 1 है, ये मैं फाइंड करता हूं यहां पे। अब ये जो CH4 एंड SO2 है एंड He हीलियम एंड ऑक्सीजन है, इसका आपको असाइनमेंट है, ये आपको खुद करने हैं। ये आपको पहले मैं ये तरीका बताता हूं। भाई इक्वेशन हमारे पास है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रेडिकल M2 अपॉन M1। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम यहां पे लिख दी। अब इसी के मुताबिक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे भाई। रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया आपको भाई R1 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, यहां पे देखिए लाइटर गैस। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से लाइटर कौन सी है? भाई हाइड्रोजन है, तो मैंने यहां पे ऐसे लिखा RH2, ओके, लाइटर गैस। नंबर 2 R2 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हेवियर गैस, यहां पे हेवियर गैस है ऑक्सीजन, तो मैंने RO2 लिखा, ओके। अब उसके बाद मॉलिक्यूलर मास की बारी। भाई M2, यहां पे M2 है, तो M2 मैंने लिखा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेवियर गैस। अब इन दोनों में से हेवियर गैस है ऑक्सीजन, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम, ओके। M2 का मॉलिक्यूलर मास मैंने यहां पे रख दिया। उसके बाद H2 का जो मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो रेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ लाइटर गैस है, लाइटर गैस यहाँ पे हाइड्रोजन है, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 2, मतलब 2 ग्राम। अब ये ग्राम ग्राम में कैंसिल हो गया, ओके। अब 2 का जो टेबल है वो 32 पे कितना टाइम जाएगा? 16 टाइम। सो ये यहां पे नीचे लाएंगे सेम, RH2 अपॉन में RO2 इज इक्वल टू रेडिकल 16। अब इस 2 का टेबल 32 पे 16 टाइम, ओके। अब रेडिकल 16 बराबर होगा 4 के। 16 का जो रेडिकल है वो है 4, मतलब 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा क्या? 16, ठीक है। अब इस 16 को जब हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा भाई 4 का स्क्वायर 16। अब इस 16 को हम ऐसे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, मतलब 4 का स्क्वायर 16 है और 16 का रेडिकल 4 है, ठीक है। अब यहां 16 है, 16 का रेडिकल क्या है? RH2 इज अपॉन RO2 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 आंसर आ तो गया। अब इस 4 आंसर से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? जो 4 आंसर का मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये होगा कि जो लाइटर गैस, मतलब यहां पे जो हाइड्रोजन है वो डिफ्यूज करती है 4 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ हेवियर गैस। ये जो आंसर आ गया यहाँ पे 4, इस 4 का मतलब ये हुआ कि भाई जो लाइटर गैस है, मतलब जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 4 टाइम्स, मतलब ये आंसर आ गया 4। हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से 4 गुना तेज डिफ्यूज होती है कौन सी गैस? हाइड्रोजन। अब ये मैंने आपको पहला प्रॉब्लम कर दिया। अब ये CH4 मीथेन और कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड एंड हीलियम एंड ऑक्सीजन में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है आपको, ये आपके असाइनमेंट है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर किसी का आंसर सही हुआ तो मैं उसको कमेंट में इंशाल्लाह जवाब दूंगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि भाई डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है, ग्राम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, किस तरह हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को मालूम करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।